हेलो फ्रेंड्स, टॉप 40 एमसीक्यूज़ बीएफएम मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं बीएफएम के मॉड्यूल बी के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। हर एक ऑप्शन को हम लोग समझेंगे, क्यों कोई ऑप्शन गलत है, क्यों कोई ऑप्शन सही है, हमारी क्लैरिटी मिलेगी। और मिलता जुलता क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंटली उसे सॉल्व कर पाएंगे यदि इस वीडियो को आप अंतिम तक देखते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट गवर्नमेंट बैक स्कीम होती है, राइट। इसका की पॉइंट है कि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है जो सॉवरेन गारंटी प्रोवाइड करती है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि गवर्नमेंट बैक होने की वजह से डिफ़ॉल्ट का कोई चांस ही नहीं होता। फिर कर रहा है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, गलत है क्योंकि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में कुछ माइनर डिफ़ॉल्ट चांस हो सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट, तो यह ज़्यादातर इक्विटी लिंक्ड या म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि इक्विटी लिंक प्रोडक्ट हो गया या कोई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हो गया, वो मीडियम रिस्क आता है। हाई रिस्क में स्टॉक या स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट इस कैटेगरी में आते हैं जो पोस्ट ऑफिस स्कीम का बिल्कुल अलग है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख जो है, इफ़ 1 लाख आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी पर गारंटेड रिटर्न मिलेगा बिना किसी रिस्क के। तो सही जवाब क्या है इसका? जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल है कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट डज जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि जीरो वेरिएशन इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दूसरा कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन जीरो कूपन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन बैंक फिक्स डिपॉजिट। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, जीरो वेरिएशन इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल सही बात है। जीरो रिस्क का मतलब है कि आपके जो रिटर्न्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिक्योर्ड हैं, राइट। योर रिटर्न्स एंड योर प्रिंसिपल आर सिक्योर्ड और हर बार सेम कैश फ्लो मिलेगा, हर एक बार आपको सेम कैश फ्लो मिलेगा, राइट। यही मतलब होता है, यू विल गेट सेम कैश फ्लो एवरी टाइम। सो रिटर्न प्रिंसिपल सिक्योर्ड है एंड एवरी टाइम यू विल गेट द सेम कैश फ्लो। ऑप्शन बी करा इन्वेस्टमेंट इन जीरो कूपन बॉन्ड। तो देखिए जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों जीरो कूपन बॉन्ड मार्केट रिस्क के एक्सपोजर में होते हैं, राइट। फिर कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो देखिए ये भी गलत है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिफ़ॉल्ट रिस्क हो सकता है, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिफ़ॉल्ट रिस्क हो ही सकता है, कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट कर दे तो। ऑप्शन डी कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन बैंक एफडी। तो एफडी जो है लो रिस्क है पर बैंकिंग फेलियर का रेयर चांस होता है, इसीलिए 100% जीरो रिस्क ये नहीं है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपका पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्री डिफाइंड है और किसी भी तरह का इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा, और यही हमारा जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब कि आपका कैश फ्लो में कोई वेरिएशन ही नहीं होगा इन्वेस्टमेंट, समझे। तो यही होता है, आपका रिटर्न और प्रिंसिपल सिक्योर्ड है और आपका कैश फ्लो सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए समझते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि हायर द रिस्क लोअर हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम, हायर द रिस्क लोअर वुड बी द रिस्क प्रीमियम, लोअर द रिस्क हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए दोस्तों समझते हैं इसका सही जवाब क्या है। पहला ऑप्शन कर रहा है हायर द रिस्क हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने पर इन्वेस्टर को ज़्यादा रिवार्ड चाहिए होता है। तो यदि कोई रिस्क ज़्यादा लेगा तो ऑब्वियसली उसको रिवार्ड भी ज़्यादा चाहिए होगा ना, राइट। और ये रिवार्ड को ही तो हम लोग रिस्क प्रीमियम कहते हैं। ये जो वर्ड आपको रिस्क प्रीमियम दिख रहा है ये क्या है? ये रिवार्ड ही तो है। तो सिंपल सी बात है, रिस्क कोई ज़्यादा लेगा तो उसको रिवार्ड ज़्यादा चाहिए, तो रिस्क प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कर रहा है कि हायर द रिस्क लोअर वुड बी द रिस्क प्रीमियम। ये तो गलत है क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने पर रिवार्ड कम क्यों चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑप्शन 3 कर रहा है लोअर द रिस्क हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम। ये उल्टा लॉजिक है, रिस्क कम होने होगा तो रिवार्ड भी कम होगा। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो अगर एक रिस्की स्टार्टअप को फंडिंग चाहिए तो इन्वेस्टर उनसे ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे ना, रिस्क को कवर करने के लिए। मान लीजिए कोई रिस्की स्टार्टअप है, कोई स्टार्टअप है जिसमें बहुत सारा रिस्क है, तो इसको फंडिंग चाहिए। तो जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करेंगे इस स्टार्टअप में, उनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए ताकि वो रिस्क को कवर कर सकें, राइट। ये बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। डी में कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है हायर द रिस्क इन द बिजनेस हायर वुड बी कैपिटल रिक्वायरमेंट, हायर द रिस्क इन द बिजनेस हायर वुड बी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, हायर द रिस्क हायर वुड बी कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर वुड बी द रिटर्न एक्सपेक्टेशन। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन कर रहा है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, राइट। इनकम्प्लीट है क्योंकि हाई रिस्क बिजनेस को रिजर्व कैपिटल की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए। ऑप्शन 2 कर रहा है हायर द रिस्क इन बिजनेस हायर वुड बी द रिटर्न एक्सपेक्टेशन। तो यह भी सही है क्योंकि रिटर्न रिस्क उठाने वाले लोग ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 कर रहा है कि रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ही कैपिटल होगा और उतना ही रिटर्न होगा। ये सबसे परफेक्ट है क्योंकि दोनों चीज़ें हाई रिस्क इन्वायरमेंट में ज़रूरी होती हैं।
क्या क्या चीज़ें, तो एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक हमारा रिटर्न। तो कैपिटल और रिटर्न ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं। ये जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको कैपिटल चाहिए, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ, मान लीजिए कोई माइनिंग कंपनी है, तो माइनिंग कंपनी जिसमें एनवायरनमेंट रिस्क ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा और इन्वेस्टर को रिटर्न हाई चाहिए होगा। तो अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन डिस्कस किए उसके बाद उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट होते हैं उसमें जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। फिर हमने ये देखा कि जो जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कंसिस्टेंट कैश फ्लो होता है, कोई मार्केट का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। फिर हमने देखा कि हायर रिस्क मतलब कि हायर रिस्क प्रीमियम, यानी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए ज़्यादा रिवार्ड मिलता है। और फिर हमने देखा कि ज़्यादा रिस्क बिजनेस में है तो ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है। ये बातें क्लियर हो गई। 4 क्वेश्चन में देखा, चारों के मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन क्या है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, एस्टिमेशन द कॉस्ट ऑफ रिस्क, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो पहला ऑप्शन जो कर रहा है कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, तो देखिए ये सही जवाब है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का मेन काम होता है इंश्योर करना कि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से बाहर ना हो। तो जो रिस्क है वो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से बाहर ना हो, राइट। तो ज़रूरी है, ये बात सही है। फिर कर रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ज़रूरी है, पर यह पहला स्टेप है, क्रिटिकल नहीं। यहाँ पे क्रिटिकल की बात हो रही है। आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नॉट द क्रिटिकल। सबसे सही जवाब यही है, कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ रिस्क। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का मेन काम होता है ये इंश्योर करना कि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से, ऑर्गेनाइजेशन का क्षमता होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक क्षमता होता है अपने रिस्क को बियर करने का, तो उससे बाहर ना हो, ये मेन चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ रिस्क, यह भी एक पार्ट है, पर ओवरऑल रिस्क कंट्रोल से रिस्क क्रिटिकल है। और मेजरमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क को मेजर करना एक प्रोसेस होता है, लेकिन कंट्रोलिंग हमारा अल्टीमेट गोल है, राइट। तो अगर एक बैंक हाई रिस्क लोन दे रहा है तो रिस्क मैनेजमेंट टीम को इंश्योर करना होगा कि लोन लॉसेस बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट ना करे, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और ये सवाल पिछले बार आया था क्वेश्चन एग्जाम में, फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को कि व्हेन कंपेयर टू ROE एंड ROA, RA-ROC इज अ बेटर परफॉर्मेंस मेजर बिकॉज। ROE और ROE को आप कंपेयर करेंगे तो RA-ROC जो है बेटर परफॉर्मेंस मेजर है, क्यों? पहला कह रहा है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द डिविडेंड डिक्लेयर बाय ऑर्गेनाइजेशन, इट टेक्स इनटू अकाउंट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट एस्टिमेट द फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड, इट टेक्स इनटू अकाउंट द रिस्क अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द रिटर्न। क्या लगता है? देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, आइए समझते हैं। देखिए पहले हम लोग ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला कह रहा है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिविडेंड का परफॉर्मेंस मेजरमेंट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो डिविडेंड एक तरफ है, यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सो दे आर नॉट रिलेटेड, तो ये तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन 2 कह रहा है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी गलत है, क्योंकि RA-ROC का फोकस फ्यूचर नहीं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर होता है, ठीक है। फिर थर्ड का रहा है, इट एस्टिमेट द फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड। तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि पास्ट ट्रेंड को बेस बना के RA-ROC का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। और ऑप्शन 4 का रहा है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द रिस्क अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द रिटर्न। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे RA-ROC होता है ना, उसका मेन एम है रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न कैलकुलेट करना, जो कि ROE और ROA नहीं करते हैं। तो अगर एक कंपनी, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो दो प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रही है, प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B है, जिसमें एक का रिस्क हाई है और रिटर्न भी हाई है। मतलब मान लीजिए कि A में जो है रिस्क भी हाई है और रिटर्न भी हाई है। तो RA-ROC ये चेक करेगा कि रिटर्न रिस्क के प्रोपोर्शनल है या नहीं है ना, कि जो रिटर्न है वो रिस्क के प्रोपोर्शनल है या नहीं है। ये कौन बताता है हमें? RA-ROC बताता है। और ये ROE और ROA हमें नहीं बता पाता है, ठीक है ना, कि हमारा जो रिटर्न है वो रिस्क के प्रोपोर्शन है या नहीं है, कैपिटल के प्रोपोर्शन है या नहीं है, वो ये नहीं बता पाता है। दैट्स वाई ROE एंड ROA आर इन्फीरियर एज कम्पेयर टू RA-ROC, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लेके समझाया। तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चन देखे उसमें एक बार रिकॉल कर ले की फैक्ट को। पहले मैंने आपको ये बताया कि रिस्क मैनेजमेंट में सबसे क्रिटिकल फंक्शन है रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अंदर कंट्रोल करना। और फिर मैंने आपको बताया कि ROE और ROA से बेटर परफॉर्मेंस मेजर RA-ROC है, क्योंकि यह रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को कंसिडर करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैपिटल चार्ज कंपोनेंट होता है प्राइसिंग का, वो किसको अकाउंट करता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, इंटरनल जनरेशन ऑफ कैपिटल को, लॉस प्रोविजन को। इनमें से कौन सा कथन सही है? सब सही है। 1 and 2 करेक्ट है, 2 and 3 करेक्ट है, 3 and 1 करेक्ट है। क्या लगता है दोस्तों आपको? आइए समझते हैं। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है।
देखिए कैपिटल चार्ज का एक मेन कंपोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के इक्विटी होल्डर को देना होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इक्विटी होल्डर होते हैं ना, उन्हें कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना होता है, ठीक है। फिर आता है इंटरनल जनरेशन ऑफ कैपिटल। ये गलत है क्योंकि कैपिटल चार्ज इंटरनल कैपिटल जनरेशन को कंसीडर नहीं करता। कैपिटल चार्ज डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरनल जनरेशन ऑफ कैपिटल। और थर्ड कर रहा है लॉस प्रोविजन। तो लॉस प्रोविजन करेक्ट है क्योंकि लॉस प्रोविजन एक तरह का आप समझिए कि एक तरह का कंटिजेंसी के लिए मेंटेन किया जाता है, जो कि प्राइसिंग में फैक्टर होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइसिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब प्राइसिंग करेंगे किसी भी कंपोनेंट का, अपने प्रोडक्ट का, तो उसमें किन किन सी बातों का ध्यान रखेंगे। तो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ध्यान रखेंगे जो कि इक्विटी होल्डर को देना पड़ा। आप कंटिजेंसी को भी देखेंगे ना कि लॉस के लिए आपने कितना प्रोविजन करके रखा है, राइट। और इसमें प्राइसिंग देखना पड़ेगा, लेकिन जो इंटरनल जनरेशन ऑफ कैपिटल है इसको नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं, ये सही है। तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है, वो अपनी प्राइसिंग डिसाइड करती है, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखेगी और पोटेंशियल लॉस और प्रोविजन को जरूर इंक्लूड करेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइसिंग को डिसाइड करने में ये 2 मेन फैक्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लॉस प्रोविजन, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। दोस्तों चीज़ें क्लियर हो रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी स्टॉक का डेली वोलेटिलिटी दे रखा है हमें 0.5%, तो 10 डे वोलेटिलिटी क्या होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपको यदि 10 डे वोलेटिलिटी निकालना है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेली वोलेटिलिटी, मैं वोल लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब यहाँ पे डेली वोलेटिलिटी कितना दे रखा है 0.5%, तो ये कितना हो जाएगा 0.005 नहीं हो जाएगा। और अंडर रूट नंबर ऑफ डेज कितना है 10 डेज, अंडर रूट 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू 0.005, अंडर रूट 10 आपको मिलता है 3.162, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल गिव यू 0.0158, ठीक है। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है क्योंकि आंसर परसेंटेज में है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.58% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए 1.548% करेक्ट है। तो मतलब एक स्टॉक का डेली वोलेटिलिटी यदि 0.5% है तो उसका 10 दिन के लिए जो कुमुलेटिव इफेक्ट को एडजस्ट करके वोलेटिलिटी निकलेगा वो 1.58% होगा। समझ में आया दोस्तों। तो अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, आइए उसके मेन पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्यों बनाते हैं हम लोग, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और यही जो कंसेप्ट हमें क्लियर होगा ना, उसी कंसेप्ट को यूज करके हम एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं। इसीलिए एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। आइए दोस्तों पिछले 3 क्वेश्चन के जो मेन कंसेप्ट है उसको एक बार उस पर एक और नज़र डाल लेते हैं। पहला मैंने आपको ये बताया कैपिटल चार्ज के बारे में बताया कि कैपिटल चार्ज में प्राइसिंग के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लॉस प्रोविजन क्रिटिकल फैक्टर है, पर इंटरनल कैपिटल जनरेशन जो है क्रिटिकल फैक्टर नहीं है। उसके बाद मैंने आपको वोलेटिलिटी के बारे में बताया कि वोलेटिलिटी में लॉन्ग टर्म वोलेटिलिटी कैलकुलेट करते वक्त डेली वोलेटिलिटी को नंबर ऑफ डेज के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये कैपिटल चार्ज और वोलेटिलिटी के एमसीक्यूज यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रिस्क मिटिगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, रिडक्शन ऑफ डाउनसाइड पोटेंशियल, रिडक्शन इन प्रॉफिट पोटेंशियल, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 1 and 2, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। आइए समझते हैं। तो पहला कर रहा है रिडक्शन ऑफ डाउनसाइड पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। देखिए रिस्क मिटिगेशन का मेन पर्पज होता है डाउनसाइड पोटेंशियल। अब डाउनसाइड पोटेंशियल ये वर्ड है का मतलब क्या है, डाउनसाइड पोटेंशियल का मतलब है निगेटिव आउटकम। क्या मतलब है, नेगेटिव आउटकम। तो जो हमारा नेगेटिव आउटकम है उसको क्या करना, कम करना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ रिस्क मिटिगेशन, राइट। नेगेटिव आउटकम को कम करना। और ऑप्शन 2 का है रिडक्शन इन प्रॉफिट पोटेंशियल, यह भी करेक्ट है क्योंकि जब हम रिस्क रिड्यूस करते हैं ना तो प्रॉफिट पोटेंशियल भी लोअर हो जाता है। लो रिस्क लेने से लो रिटर्न मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। रिस्क आप रिड्यूस कर रहे हैं, मिटिगेट करने का मतलब कि रिस्क को आप कम कर रहे हैं, तो रिस्क कम कीजिएगा तो रिटर्न भी कम मिलेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल हुआ, रिस्क हुआ और रिटर्न हुआ, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, लो कैपिटल लो रिस्क लो रिटर्न। यहाँ पे हम रिस्क को कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही है। अच्छा मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है, वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करता है। हेज समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप? हेज मतलब होता है कि प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करता है? हेजिंग टूल्स होते हैं हमारे पास, जैसे ऑप्शन उसने खरीद लिया। ऑप्शन खरीद के क्या कर रहा है कि वो अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपने लॉस को तो कम कर ही रहा है ना। नेगेटिव आउटकम यही तो होता है लॉस। बेसिकली डाउनसाइड पोटेंशियल का रिडक्शन मतलब क्या हुआ, लॉस का रिडक्शन। उसको जो लॉस होता उसको कम कर रहा है, लॉस कम कर रहा है, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी लिमिट हो जाता है, प्रॉफिट भी कम हो जाता है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, बोथ आर करेक्ट। समझ में आया?
देखिए इसी तरह दोस्तों आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जब रिस्क हम मिटिगेट कर रहे होते हैं तो हमें एक तो है कि हमारा डाउनसाइड पोटेंशियल कम होता है, हमारा नेगेटिव आउटकम कम होता है, हमारा लॉस कम होता है, और साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट भी जो है वो भी कम होता है, राइट। चलिए दोस्तों, ये जो भी कंटेंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ना, हमारे जितने भी वीडियोस हम डाल रहे हैं इस पार्टिकुलर वीक में, सब के सब हमारे कैप्सूल कोर्स के पार्ट हैं। कैप्सूल कोर्स को आप ले लीजिए, उसमें जो भी कंटेंट आपको दिया गया है, आप यदि कन्फ्यूजन में है, डाउट में है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आप जरूर कैप्सूल कोर्स के कंटेंट को देखिए। आपको हर एक वो चीज़ें मिलेंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आपको कवर करना है, रिवाइज कर लीजिए। इंस्टीड ऑफ सर्चिंग मल्टीपल रिसोर्सेज, आप एक ही रिसोर्स पे फोकस करें। यही हमारा स्ट्रेटजी रहा है, हम एक रिसोर्स को 5 बार पढ़ लें, ना कि 5 रिसोर्स को एक बार पढ़ें, यही हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। From 1st April 2020, RBI has mandated the bank to link their interest rate on retail loan to an external benchmark developed by DAS or to the RBI repo rate। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 1 अप्रैल 2020 से आरबीआई ने मैंडेट किया बैंक को कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को, जो भी रिटेल लोन दे रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक कर ले, ठीक है, जो कि किसने डेवलप किया है, ठीक है, यानी तो आरबीआई रेपो रेट से। पहला ऑप्शन कर रहा है फिडई। देखिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं, फिडई की बात करते हैं। देखिए फिडई गलत है, क्योंकि फिडई जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड बेंचमार्क प्रोवाइड करता है, लोन बेंचमार्क नहीं, है ना। इट प्रोवाइड द फॉरेक्स बेंचमार्क, सिंपल सी बात बोले ये फॉरेक्स बेंचमार्क प्रोवाइड करता है। फिर कह रहा है फिमडाई, तो फिमडाई भी गलत है, फिमडा एक्चुअली होता है, आई नहीं होगा, फिमडा होता है। तो ये बेसिकली बॉन्ड मार्केट और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बेंचमार्क को रेगुलेट करता है। आप देख रहे हैं ना, जब हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं ना तो हमें ये भी पता चल गया कि फिमडा करता क्या है। आपको मान लीजिए फिमडा से कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसका जवाब दे सकते हैं ना। फिमडा का मेन पर्पज़ क्या है कि जो बॉन्ड मार्केट है और जो हमारा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, बॉन्ड मार्केट ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इनको रेगुलेट करता है। फिर कह रहा है एफबीआईएल, एफबीआईएल होता है हमारा फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है, याद रख लीजिए एफबीआईएल इसका सही जवाब है। एफबीआईएल क्या करता है कि एफबीआईएल एक्सटर्नल बेंचमार्क डेवलप करता है जो रिटेल लोन के इंटरेस्ट रेट के लिए यूज होता है। और फिर कह रहा है सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सेटलमेंट रिस्क को कौन अवॉइड करता है, तो ये हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आरबीआई का जो आरटीजीएस है वो कौन से रिस्क को अवॉइड करता है, तो सेटलमेंट रिस्क को अवॉइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर एक बैंक अपने रिटेल लोन के इंटरेस्ट रेट को आरबीआई रेपो रेट या एफबीआईएल के डेवलप्ड बेंचमार्क से लिंक करता है तो ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चन देखे, आइए उसके की कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। पहले मैंने आपको ये बताया कि रिस्क को यदि मिटिगेशन के बारे में समझाया कि डाउनसाइड पोटेंशियल और प्रॉफिट पोटेंशियल दोनों रिड्यूस होते हैं रिस्क मिटिगेशन के दौरान। रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ हमेशा होता है, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि आरबीआई का जो मैंडेट था 1 अप्रैल 2020 का, उसमें रिटेल लोन इंटरेस्ट रेट को आरबीआई रेपो रेट या एफबीआईएल के एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक करना जरूरी है। चलिए 2 क्वेश्चन हमने देखे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फाइनेंशियल रिस्क को आप कैसे डिफाइन करते हैं। अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉस, अनसर्टेनिटीज दैट रिजल्ट इन आउटराइट लॉस, अनसर्टेनिटीज इन कैश फ्लो, वेरिएंस इन द नेट कैश फ्लो। आइए एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉस। यह डेफिनेशन पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फिर कर रहा है अनसर्टेनिटी दैट रिजल्ट इन आउटराइट लॉस, तो यह भी इनकम्प्लीट है क्योंकि सिर्फ लॉसेस के बारे में बात करता है। फिर कर रहा है अनसर्टेनिटीज इन कैश फ्लो, हाँ ये करेक्ट लगता है लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। फिर कर रहा है वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो, करेक्ट आंसर है क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क का कोर यही होता है कि जो हमारा, जब हम नेट कैश फ्लो की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारा कैश इनफ्लो या एक होता है हमारा कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच का जो फ्लक्चुएशन है, के बीच का जो वेरिएशन है, राइट, तो वो मेन चीज़ होता है। तो अगर एक कंपनी का रेवेन्यू प्रोजेक्शन फेल होते हैं और कैश फ्लो में वेरिएशन आता है तो वो फाइनेंशियल रिस्क का सिग्नल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब सवाल है कि स्ट्रेटजिक रिस्क किस तरह का रिस्क है, तो ऑप्शन ए का रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो देखिए स्ट्रेटजिक रिस्क किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिस्क कैटेगरी का पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिस्क कैटेगरी। ये ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और डिसीजन मेकिंग से जुड़ता है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को इम्पैक्ट करता है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग से जुड़ता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं कर रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट चेंज का इंपैक्ट होता है, यह स्ट्रेटजिक रिस्क नहीं है। फिर कह रहा है क्रेडिट रिस्क, तो बोरोवर की रिपेमेंट एबिलिटी के बारे में होता है, यह भी गलत है। फिर कह रहा है लिक्विडिटी रिस्क, तो लिक्विडिटी रिस्क फंड अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है, स्ट्रेटजिक नहीं है। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेटजिक रिस्क एक अलग कैटेगरी है जो कंपनी के स्ट्रेटजिक गोल और एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है।
जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, अगर कोई बैंक है मान लीजिए, वो एक गलत मार्केट एक्सपेंशन डिसाइड करता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक रॉन्ग मार्केट एक्सपेंशन डिसाइड करता है कोई पार्टिकुलर बैंक, तो वो स्ट्रेटजिक रिस्क के अंदर आता है, राइट। तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव, दिस इज नॉट ए स्ट्रेटजिक रिस्क। आइए अगला सवाल है, अ बैंक फंड इट एसेट फ्रॉम अ पूल ऑफ कंपोजिट लायबिलिटी अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क इट फेसेस। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि एक बैंक जो है अपने एसेट को फंड कर रहा है, ठीक है, कहाँ से, कंपोजिट लायबिलिटी से, ऑब्वियस ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क तो फेस करेगा, उसके अलावा और कौन सा रिस्क फेस करेगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। पहला ऑप्शन कह रहा है बेसिक रिस्क। ये पता होगा आपको कि इंटरेस्ट रेट रिस्क का एक पार्ट होता है बेसिक रिस्क। तो देखिए कंपोजिट लायबिलिटी से आप एसेट फंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कंपोजिट लायबिलिटी है। कंपोजिट समझते हैं ना, बहुत सारा लायबिलिटी का कंपोजिशन है और उससे क्या कर रहे हैं आप, एसेट को फंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट या रिटर्न मिसमैच हो सकता है ना। इंटरेस्ट रेट या रिटर्न का मिसमैच हो सकता है। जब भी इंटरेस्ट रेट का मिसमैच होगा तो बेसिक रिस्क ही आएगा। स्ट्रेटजिक रिस्क नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेटजिक रिस्क फंडिंग मैकेनिज्म से डायरेक्टली डिसीजन नहीं होता। रेपुटेशन रिस्क भी नहीं होगा, क्योंकि बैंक का फंडिंग से डायरेक्टली लिंक नहीं होता रेपुटेशन का। और कॉम्प्लाइंस रिस्क भी नहीं होगा। तो अगर एक बैंक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से लॉन्ग टर्म लोन फंड करता है, वही कर रहा है ना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से लॉन्ग टर्म फंड को फुल फंड कर रहा है, लॉन्ग टर्म लोन को फंड कर रहा है, तो इंटरेस्ट रेट के चेंज के कारण मिसमैच होता है, जो कि बेसिक रिस्क क्रिएट करता है, राइट। तो यही चीज़ है। अभी हमने जो 4 क्वेश्चन देखे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल रिस्क को हम लोग डिफाइन करते हैं वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो। स्ट्रेटजिक रिस्क जो होता है अलग रिस्क कैटेगरी है, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क से अंदर नहीं आता। फिर हमने बताया बेसिक रिस्क के बारे में, तो कंपोजिट लायबिलिटी को फंड करने के प्रोसेस में इंटरेस्ट रेट मिसमैच होता है, जो बेसिक रिस्क कहलाता है। ये सभी चीज़ें हमने देखी। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक ब्रांच जो है वो 1 करोड़ का लोन सैंक्शन करता है बोरोवर को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क द ब्रांच इज टेकिंग, इनमें से कौन सा रिस्क ब्रांच ले रहा है, ठीक है। तो लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। तो बताइए क्या सही जवाब है। आइए ऑप्शन बाय ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला कह रहा है लिक्विडिटी रिस्क। देखिए लिक्विडिटी रिस्क सही है कि लोन कितना 1 करोड़ का सैंक्शन कर रहा है ना, तो लोन सैंक्शन के बाद ब्रांच के पास इमीडिएट फंड अवेलेबल नहीं होते हैं, जो लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क ये भी सही है। लोन हो सकता है कि फिक्स रेट पे हो या फ्लोटिंग रेट पे हो, दोनों केस में रिस्क होता है कि इंटरेस्ट रेट बदल सकते हैं। मार्केट रिस्क की बात करें तो ये गलत है। लोन सैंक्शन करना डायरेक्टली मार्केट के प्राइस फ्लक्चुएशन से लिंक्ड नहीं होता। क्रेडिट रिस्क की बात करें, हाँ ये तो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि बोरोवर हो सकता है रिपे नहीं करेगा कि नहीं करेगा, ये हमेशा एक रिस्क होता है ना। उसके बाद हो सकता है ऑपरेशन रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि लोन सैंक्शन प्रोसेस में ह्यूमन एरर या प्रोसेस फेलियर की पॉसिबिलिटीज़ भी है। तो हमने क्या देखा, मार्केट रिस्क को छोड़कर सब के सब रिस्क हैं, है ना। तो अगर एक ब्रांच ने नया लोन दिया और इंटरेस्ट रेट घट गया तो बैंक का प्रॉफिट रिड्यूस होगा। अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट करे तो बैंक को क्रेडिट लॉस होगा, लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। तो हमने क्या देखा कि इसका सही जवाब है 1, 2, 4 और 5, समझे। मार्केट रिस्क नहीं होता है, मार्केट से कोई लिंकेज नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ टर्म लोन विल रिजल्ट इन इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ। देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बहुत तरह का होता है। बेसिक रिस्क आता है, उसके बाद री इन्वेस्टमेंट रिस्क आता है, उसके बाद दोस्तों ये यील्ड कर्व रिस्क आता है, मिसमैच रिस्क आता है, गैप रिस्क आता है, बहुत तरह के रिस्क होते हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो यदि आप प्रीमैच्योर पेमेंट कर रहे हैं तो कैसा रिस्क आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है बेसिक रिस्क। बेसिक रिस्क तो होगा नहीं, क्योंकि ये रिस्क इंटरेस्ट रेट के मिसमैच मूवमेंट से होता है, ठीक है। क्या इसका कीवर्ड याद रखिए, मिसमैच मूवमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बेसिक रिस्क का मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है कुछ इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट है, ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटी है, जैसे कि क्रेडिट का सीसी हो गया, ठीक है, सीसी लिमिट आपने दे रखा है। कुछ आपका ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट या मान लीजिए कि एफडी है, सेविंग अकाउंट है, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए, इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी। और सीसी अकाउंट हो गया, मान लीजिए टर्म लोन आपने दे रखा है, ये सब आपके एसेट हो गए। तो इसका मान लीजिए कि इसमें इंटरेस्ट रेट सब में अलग अलग रेट से चेंज हो रहा है। इसमें 0.4% चेंज हो रहा है, इसमें 1% चेंज हो रहा है, इसमें अलग चेंज हो रहा है। तो इस कारण जो रिस्क आएगा ना मिसमैच मैच्योरिटी के कारण, वो हमारा बेसिक रिस्क आएगा। यील्ड कर्व रिस्क क्या होता है, तो यील्ड कर्व रिस्क गलत है, ये यील्ड कर्व के चेंजेस की वजह से होता है। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क बिल्कुल सही बात है। देखिए याद रखिएगा 2 वर्ड, एक तो होता है प्रीमैच्योर पेमेंट और एक होता है हमारा अर्ली विड्रॉल, है ना, अर्ली विड्रॉल। तो प्रीमैच्योर पेमेंट से एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क की तरह काम करता है, जो बोरोवर को दिया जाता है। बैंक को इससे अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो और इंटरेस्ट इनकम लॉस हो सकता है, ये सही है, मिसमैच रिस्क नहीं होगा।
ये रिस्क टाइमिंग डिफरेंस से होता है। तो अगर एक बोरोवर अपने टर्म लोन को प्रीमैच्योर रिपे करता है ना, तो बैंक को रीइन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, क्योंकि नए लोन लोअर इंटरेस्ट पे सैंक्शन करने पड़ सकते हैं। क्रेडिट सेल है 20 करोड़ का, फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है उसके लिए। और प्रॉफिट ऑफ द सेल्स पे जो प्रॉफिट है वो 10% का है। एंटिटी ने प्रॉफिट बुक किया है 2 करोड़ का 31/3/2021 को ऑन द क्रेडिट सेल बिफोर एक्चुअली गेटिंग द कैश फ्रॉम द डेटर। मतलब अभी डेटर से कैश मिला नहीं है, लेकिन इसने बुक कर लिया 2 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, तो फ्रॉम द स्टेटमेंट इट कैन बी डिटेक्टेड दैट फर्म इज फॉलोइंग। फर्म कैसा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। पहला कह रहा है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये गलत है। कैश सिस्टम में प्रॉफिट या रेवेन्यू तभी बुक किया जाता है जब एक्चुअल पेमेंट रिसीव हो। यहाँ तो हुआ नहीं है, यहाँ 20 करोड़ का प्रॉफिट क्रेडिट सेल था और प्रॉफिट था 10% में, तो 20 का 10% 2 ही होगा ना, तो 2 करोड़ का उसने प्रॉफिट बुक कर लिया 31/3/2021 को ही, राइट। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या बोला मैंने कि जब एक्चुअल प्रॉफिट आपको मिलता है, जब एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है तभी जाके बुक किया जाता है, राइट। तो कैश सिस्टम में क्या होता है, प्रॉफिट या रेवेन्यू तभी बुक किया जाता है जब एक्चुअल पेमेंट मिलता है। यहाँ पेमेंट तो मिला नहीं है। डिस्काउंटिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये भी किसी सेल या रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रोसेस का रिलेटेड है ही नहीं है, तो नाम ही नहीं होता है। हाँ, एक्रूअल सही होगा। देखिए, एक्रूअल सिस्टम में रेवेन्यू और प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब ट्रांजेक्शन होता है, चाहे कैश बाद में आए। तो यहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया गया है बिना कैश रिसीट के, जो कि हमारा एक्रूअल सिस्टम को दिखाता है। और आपको पता होना चाहिए एनपीए वाला जो कंसेप्ट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला, देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड एसेट है ना, जब तक अकाउंट हमारा स्टैंडर्ड एसेट में तब तक हम लोग एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। जैसे ही हमारा एनपीए स्टार्ट होता है तब से कैश सिस्टम शुरू हो जाता है। मतलब तब तक हम लोग उस प्रॉफिट को रियलाइज नहीं करते जब तक हमें एक्चुअल कैश मिल ना जाए, राइट, एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो ना जाए। फिर कह रहा है फॉरकास्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये भी गलत है। तो देखिए, एक कंपनी क्रेडिट पर गुड सेल करती है और पेमेंट 1 महीने बाद रिसीव होता है, फिर भी वो अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू को तभी बुक करेगी जब सेल होता है, ना कि पेमेंट रिसीट के बाद, राइट। तो यही होता है हमारा एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिर कहा जा रहा है सिस्टमिक रिस्क क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है फेलियर ऑफ अ बैंक विच इज़ नॉट एडहरिंग टू द रेगुलेशन, गलत है। ये एक इंडिविजुअल रिस्क है। ये क्या है, इंडिविजुअल रिस्क है, सिस्टमिक रिस्क नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है फेलियर ऑफ 2 बैंक साइमल्टेनियसली ड्यू टू बैंक्रप्सी ऑफ 1 बैंक। तो देखिए, ये कॉन्टैगियन इफेक्ट का एग्जांपल है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैगियन इफेक्ट। किसका एग्जांपल है दोस्तों, कॉन्टैगियन इफेक्ट का एग्जांपल है। हो सकता है, पर पूरे बैंकिंग सिस्टम का फेलियर नहीं दिखाता। फिर कह रहा है कि फेलियर वेयर अ ग्रुप ऑफ बैंक फेल ड्यू टू कॉन्टैगियन इफेक्ट। हाँ, ये सही, ये भी गलत है दोस्तों। ये सिस्टमिक रिस्क का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरा सिस्टम का फेलियर को नहीं रिप्रेजेंट करता। एंड फेलियर ऑफ इंटायर बैंकिंग सिस्टम, ये सही है, क्योंकि दोस्तों सिस्टमिक रिस्क तब होता है जब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग नेटवर्क कोलैप्स हो जाए, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान देखा गया था। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दोस्तों, 2008 का, तो उसमें एक बड़े बैंक के डिफ़ॉल्ट होने की वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे चेन रिएक्शन में फेल होने लगे। एक तरह का चेन रिएक्शन आ गया था, ठीक है, सब के सब बैंक फेल होने लगे। रिस्क का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो हमने अभी तक 2 कंसेप्ट देखे। पहला हमने आपको बताया एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जिसे मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन और प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड हो जाते हैं जब वो अर्न होते हैं, चाहे पेमेंट बाद में आए। और फिर हमने बताया सिस्टमिक रिस्क के बारे में। इसमें कहा गया कि पूरे बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स का एक रिस्क होता है, जो एक बैंक फेलियर का कॉन्टैगियन इफेक्ट शुरू से होता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आइए डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल बैंक गवर्नर जो थे G10 कंट्रीज़ का, वो बैसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसको BCBS बोलते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं G10 में, तो नाम में ही लिखा हुआ है ना 10 मेंबर हैं, इसमें तो कोई दिक्कत, सॉरी इसमें 13 मेंबर हैं, 13 मेंबर्स आर देयर, राइट। तो बैसल कमिटी पहला G10 कंट्री का इनिशिएटिव था जो मेजर सेंट्रल बैंक को इंक्लूड करता था, और अब जाकर इस कमिटी में 13 मेंबर हैं, राइट। तो G10 कंट्री में 10 कंट्री थे, लेकिन स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग को ऐड किया गया, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग को ऐड किया गया, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को भी एक इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया गया। इसी वजह से टोटल 13 मेंबर हो गए, पहले 10 थे अब 13 हो गए। फिर कह रहा है कि 1988 का जो कैपिटल अकॉर्ड था उसमें क्या क्या था। देखिए, पहले एक आया था 1988 टू लेकर 1996 तक, ये था हमारा बैसल नंबर 1, और फिर इसके बाद आया हमारा बैसल नंबर 2। तो बैसल 1 में जो 1988 का कैपिटल अकाउंट था उसमें क्या कौन सा रिस्क अकाउंट हुआ, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या डिफाइंड क्रेडिट कंपोनेंट, कौन सा कथन सही है। और सभी का सभी आए थे 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, 1, 2 and 3, क्या लगता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट रिस्क, ये सही जवाब है, क्योंकि बैसल 1 का मेन फोकस था क्रेडिट रिस्क को एड्रेस करना। फिर कर रहा है मार्केट रिस्क, ये भी सही जवाब है, कैपिटल अकाउंट ने मार्केट रिस्क को भी कंसीडर किया। फिर कर रहा है हमारा ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क गलत है, क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क को लेटर फ्रेमवर्क में इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि बैसल 2। ऑपरेशनल रिस्क को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, बैसल 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट।
तो ये गलत है, ऑपरेशनल रिस्क गलत पार्ट है, क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क को हम लोग बाद के फ्रेमवर्क में लाए थे। पहला हमारा क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क आया था, ठीक है। और एक आ रहा है डिफाइंड कैपिटल कंपोनेंट, तो ये भी सही है। अकाउंट का एक मेजर पार्ट था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिफाइन करना, CAR है ना, CAR को भी डिफाइन किया गया इसके अंदर। तो जैसे मान लीजिए कि बैसल 1 फ्रेमवर्क बैंक के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना डिफाइन करता है, 8%, ताकि क्रेडिट और मार्केट रिस्क से डील कर सकें। और ऑपरेशनल रिस्क हमारा बैसल 2 का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बैक टेस्टिंग क्यों किया जाता है? पहला कह रहा है टेस्ट अ मॉडल, गलत। बैक टेस्टिंग का काम मॉडल को टेस्ट करना नहीं, बल्कि उसके प्रेडिक्शन को एक्चुअल आउटकम के साथ कंपेयर करना है। बेसिकली जो हमारा प्रेडिक्शन है, हमने जो प्रेडिक्ट किया है उसको आउटकम के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो प्रेडिक्शन और आउटकम में जो कंपैरिजन होता है वो हमारा बैक टेस्टिंग की वजह से होता है। फिर कह रहा है कंपेयर मॉडल रिजल्ट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। हाँ, ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि मॉडल की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी अच्छी है या नहीं है। ये सही बात है। बेसिकली करता क्या है कि जो हमारा बैक टेस्टिंग प्रोसेस है ना, ये इंश्योर करता है कि जो मॉडल की एक्यूरेसी है, यानी जो हमारा मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है, और रिलायबिलिटी है ना वो अच्छी है या नहीं है। फिर कह रहा है रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, ये गलत है। बैक टेस्टिंग का मेन काम परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना नहीं है, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। तो देखिए, अगर एक बैंक क्रेडिट रिस्क के लिए एक मॉडल यूज़ करता है तो बैक टेस्टिंग करना जरूरी है, ताकि देखा जा सके कि मॉडल का प्रेडिक्शन और रियल वर्ल्ड आउटकम मैच करते हैं या नहीं। अच्छा देखिए, क्रेडिट रिस्क को मेज़र करने के लिए बैंक ने मॉडल का यूज़ किया। अब मॉडल का यूज़ किया तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, अब उस रिजल्ट को कंपेयर करेगा एक्चुअल से, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग के माध्यम से ये किया जाता है कि मॉडल का जो प्रेडिक्शन था, मॉडल ने जो बोला था कि हाँ ये प्रेडिक्ट किया था ये होगा, और एक्चुअल जो आया, ठीक है, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी हमने जो 2 क्वेश्चन देखा, 3 क्वेश्चन देखा, उसको मैं आपको की पॉइंट समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताया कि जो बैसल कमेटी है वो 13 मेंबर है उसमें, जो कि G10 के साथ और इंस्टीट्यूशन को G10 के 10 इंस्टीट्यूशन और प्लस 3 इंस्टीट्यूशन आते हैं। फिर हमने आपको बताया कि 1988 का जो कैपिटल अकाउंट था उसमें क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क पर था, ऑपरेशनल रिस्क इसके ऊपर नहीं था। फिर मैंने आपको बताया कि जो बैक टेस्टिंग होता है इसका काम है मॉडल प्रेडिक्शन और एक्चुअल आउटकम को कंपेयर करना। चलिए आगे हम लोग बैसल 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि अंडर बैसल 2 कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर द अकॉर्ड इज, बताइए बैसल 2 के अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो पहला कह रहा है कि मैक्सिमम कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। फिर कह रहा है कि द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन विद अ कैप एंड फ्लोर लेवल। फिर कह रहा है कि द कैपिटल एज स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड नन ऑफ द अबव। आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, बैसल 2 के तहत बैंक को रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की जाती है उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। 3 में यही कह रहा है ना, देखिए ना, द कैपिटल एज स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो यह कैपिटल रिक्वायरमेंट एक मिनिमम लेवल होती है जो बैंक को अपने रिस्क एक्सपोजर को कवर करने के लिए जरूरी होता है। मान लीजिए एक बैंक को बैसल 2 फ्रेमवर्क के अंदर मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% मेंटेन करना है, जो RBI या कोई और रेगुलेटर डिफाइन करता है, राइट। तो यही हमारा कहता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि द कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क रिक्वायर्ड इनपुट फॉर PD, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट, EAD, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट and under the advanced IRB approach, advanced internal rating based approach, who provide the input for LGD। आपको पता ही होगा क्रेडिट रिस्क के लिए जो कैपिटल चार्ज निकालते हैं तो उसमें PD, LGD, EAD सब का यूज़ होता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि LGD का इनपुट कौन देता है। LGD क्या होता है, लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद कितना चांस है कि लॉस होगा ही होगा। बैंक सुपरवाइजर, फंक्शन परफॉर्म बाय BCBS, नन ऑफ द अबव। देखिए LGD होता है लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट को कैलकुलेट करते वक्त बैंक अपनी इंटरनल मॉडल का यूज़ करती है। बैंक किसका यूज़ करती है, अपनी इंटरनल मॉडल का यूज़ करती है। यह इनपुट बैंक अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से प्रोवाइड करता है। जो हमारा IRB है ना, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच जो है, इसमें क्या होता है कि बैंक को अपने रिस्क मॉडल को रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर एक बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट होता है, क्या हो गया, लोन जो है डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, तो बैंक कैलकुलेट करेगा कि डिफ़ॉल्ट होने पर कितना लॉस हो सकता है। डिफ़ॉल्ट हो गया तो लॉस कितना है, ये बैंक कैलकुलेट करेगा। यह इनपुट बैंक खुद प्रोवाइड करता है, यह इनपुट बैंक खुद प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड रिस्क मॉडल, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ बैंक। समझ में आया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है। Under the standardized approach, the rating assigned by the eligible external credit agency will largely support the measure of, ठीक है। देखिए क्रेडिट रिस्क में आपको पता होगा एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है, एक इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच है।
तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर जो रेटिंग क्रेडिट CRA जानते हैं ना, CRA होता है हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो जो CRA है वो जो रेटिंग असाइन करते हैं वो किसको सपोर्ट करता है, कौन से रिस्क के मेजरमेंट को सपोर्ट करता है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशन। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनका रोल होता है, उनके रेटिंग के बेसिस पर बैंक अपने क्रेडिट रिस्क को मेजर करती है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, वो क्रेडिट CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये रेटिंग बैंक को हेल्प करते हैं कि एसेस करने में कि बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है और कितना कैपिटल रिजर्व करना पड़ता है। तो अगर एक बैंक को एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एक्सटर्नल CRA से किसी बोरोवर का AAA रेटिंग मिलता है तो बैंक समझता है कि बोरोवर का डिफ़ॉल्ट रिस्क काफ़ी कम है और उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल रिजर्व रखता है, राइट। अभी हमने जो 2 क्वेश्चन देखा उसको रिकॉल कर लिया जाए। पहले मैंने आपको बताया कि बेसल 2 में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल होती है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी स्पेसिफाई करती है, जिससे बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया कि एडवांस IRB अप्रोच में बैंक अपने इंटरनल लॉस से LGD यानी लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट का इनपुट प्रोवाइड करते हैं। फिर स्टैंडर्डाइज अप्रोच में एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग को यूज़ करके बैंक अपने क्रेडिट रिस्क को एसेस करता है। ये हमने 3 कंसेप्ट को अभी डिस्कस किया। फिर अगला सवाल है कि अंडर द RBI बेसल 3 नॉर्म द DSFI, एक्चुअली DSFI होता है हमारा डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस बैंक, विल बी प्लॉटेड इनटू डैश डिफरेंट बकेट एंड वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत अच्छा सवाल है। इसको कहा जाता है डिजिग्नेटेड सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेसल 3 नॉर्म्स के अनुसार DSFI को कितने बकेट में डिवाइड किया जाएगा और उन्हें एडिशनल उन्हें CET1 को मेंटेन करना है। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए सवाल इसका सही जवाब है 5 बकेट में। कहा जा रहा है कि बेसल 3 के नॉर्म्स के अंदर जो हमारे DSFI बैंक होते हैं उनको 5 बकेट में डिवाइड किया जाएगा। हर बकेट का अपना अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये बकेट का हर एक बकेट का अपना क्या होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। इसका रीज़न ये है कि जो बड़े बैंक होते हैं जो DSFI हैं उनका फेलियर इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, राइट। तो इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा सेफ्टी कैपिटल रखने को बोला जाता है। उनको कहा जाता है कि वो तो CET1 प्लस कैपिटल रिक्वायरमेंट रखे ही रखें और उनको 5 डिफरेंट बकेट दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इनका फेलियर तो बहुत बड़ा रिस्की वाली बात है। अगला सवाल है कि द बैंक एक्सपेक्ट फॉल इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इफ इट सेल इन द मार्केट व्हाट इज द रिस्क दैट बैंक इज फेसिंग। मतलब कह रहा है कि सिक्योरिटी का प्राइस घट जाएगा यदि वो उस मार्केट में बेचती है तो कौन सा रिस्क बैंक फेस कर रही है, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एसेट लिक्विडेशन रिस्क, मार्केट लिक्विडेशन रिस्क। तो मार्केट रिस्क क्या होता है कि जब नाम से ही क्लियर है ना, मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट, तो मार्केट रिस्क आता है। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी का प्राइस का फॉल हो रहा है, यहाँ मार्केट का प्राइस नहीं फॉल हो रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी का प्राइस फॉल हो रहा है, इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन बी का बात करें ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क तो तब होता है जब इंटरनल प्रोसेस, सिस्टम या ह्यूमन एरर की वजह से नुकसान हो, तो ये अप्लाई नहीं होगा। एसेट लिक्विडेशन रिस्क, जब एक एसेट जल्दी सेल करते हैं और उसकी वैल्यू लॉस होती है। आपने क्या किया, एक एसेट को बेच दिया, यू हैव एसेट सेल सोल्ड एसेट, और फिर क्या हुआ, एसेट बेचने के बाद क्या हुआ, वैल्यू घट गई, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट लिक्विडेशन रिस्क आता है, तो यह भी यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्क नहीं है। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, देखिए ये जब एक एसेट को मार्केट में सेल करना मुश्किल हो जाए या प्राइस गिर जाए, मतलब आप एसेट को बेचना चाह रहे हैं मार्केट में लेकिन आप बेच नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू सेल द एसेट इन द मार्केट, क्योंकि या प्राइस गिर जाए, तो यह रिस्क होता है। तो यहाँ पे वही कर रहा है ना कि बैंक जो है सिक्योरिटी का प्राइस एक्सपेक्ट कर रही है गिरने वाला है यदि उसको मार्केट में बेचेगी तो ये कौन सा रिस्क फेस कर रही है, इसको बोलते हैं मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। देखिए मार्केट लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट रिस्क में अंतर है। मार्केट रिस्क में क्या बताया आपको कि मार्केट का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। आप जब एसेट को बेचना चाह रहे हैं ना तो फिर मार्केट का प्राइस घट रहा है ना, एसेट का प्राइस घट रहा है, इसको बोला जाता है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। और एसेट लिक्विडेशन रिस्क क्या होता है, आप एसेट को बेचना चाह रहे हैं तो इसका वैल्यू घट रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू लॉस होती है। और तो एसेट और मार्केट लिक्विडेशन रिस्क में आपको अंतर क्लियर है, राइट। तो ये दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बैंक के पास बॉन्ड्स हैं और उसे जल्दी बेचना पड़े तो प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, तो यह लिक्विडिटी रिस्क होता है, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क होता है। अब देखिए एक सवाल है कि 8 साल का 8% सेमी एनुअल बॉन्ड है, BPV 125 दिया हुआ है, बॉन्ड का यील्ड जो है 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, तो क्या प्रॉफिट या क्या लॉस सफ़र होगा यील्ड में इंक्रीज होने में एज अ बॉन्ड होल्डर। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप BPV को समझिए। BPV क्या होता है, बेसिस पॉइंट वैल्यू, ठीक है। तो ये बताता है कि बॉन्ड की वैल्यू 1 बेसिस पॉइंट चेंज होने पर कितनी बदलेगी या घटेगी,
समझिए, ध्यान से समझिए। बॉन्ड का वैल्यू जो है 1 बेसिस पॉइंट यदि चेंज होता है तो यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वही बताता है हमारा बीबीबी। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, बीबीबी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है कि लॉस जो है आपको निकालना है, वो कैसे निकलेगा। तो बीपीवी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, या डेल्टा भी कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेसिस पॉइंट जो हमें दिया हुआ 125। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस। तो यदि प्रॉफिट या लॉस निकालना है या लॉस निकालना है, अच्छा अभी आप ये बताइए यहाँ लॉस होगा या गेन होगा, आप खुद सोचिए। यहाँ पे हो क्या रहा है पहले समझिए, यील्ड बढ़ रहा है ना, ठीक है, द यील्ड ऑन द बॉन्ड हैज इंक्रीज बाय 5 बेसिस पॉइंट। यील्ड मतलब कि जो हमें आउटकम मिल रहा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि बॉन्ड का जो यील्ड है और बॉन्ड का जो प्राइस है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, ये तो बेसिक बात है, राइट। तो यदि हमारा यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, तो इस कारण से क्या होगा कि हमें लॉस होगा, तो लॉस ही लिखें यहाँ हम, ज़्यादा बेटर होगा। तो लॉस को ले सकते हैं बीबीबी मल्टीप्लाइड बाय बेसिस पॉइंट। अच्छा बीबीबी कितना दिया हुआ है, बीबीबी दिया हुआ है हमारा 125। ठीक है, और बेसिस पॉइंट में कितना चेंज हुआ, 5 बेसिस पॉइंट चेंज हुआ। 125 गुने 5 कितना होगा, 625 होगा। तो 625 का लॉस होने वाला है आपको। ठीक है, तो 625 का लॉस होगा, तो यील्ड के बढ़ने का मतलब है कि बॉन्ड का प्राइस घटेगा, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना का होगा, ₹625 का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो अगर आप एक बॉन्ड होल्ड करते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो उसका मार्केट प्राइस गिरता है, इसी वजह से लॉस होता है, वही हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए हमने 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए। मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया कि जो बेसल 3 है उसके अंदर जो DSFI बैंक है उनको 5 बकेट में डिवाइड किया जाता है फॉर एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर मैंने आपको बताया जब एसेट को सेल करने पर प्राइस गिरे तो मार्केट लिक्विडिटी रिस्क होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो बॉन्ड का बीबीबी होता है और बेसिस पॉइंट होता है, इसका डिफरेंस निकाल कर और आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अब बात करें एक अगले क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। One day VAR of a portfolio is 5 lakh with 95% confidence interval in a period of 6 months, that is 125 working day. How many times the loss of the portfolio may exceed ₹5 lakh? तो यह क्वेश्चन VAR और कॉन्फिडेंस लेवल पर बेस्ड है। पहले समझते हैं VAR क्या होता है, व्हाट इज़ दिस VAR। VAR एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो बताता है कि एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल पर मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। क्या बताता है कि सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल पर मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है कि पोर्टफोलियो का लॉस 5% चांसेस के साथ VAR से ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब VAR में क्या बताता है कि एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल पर मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर मैक्सिमम लॉस जो है वो हो सकता है 5 लाख। ठीक है, तो अब 95% कॉन्फिडेंस लेवल का क्या मतलब है, अब इसका मतलब समझेंगे ना। 95% कॉन्फिडेंस मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल पर मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। VAR हमें ये बताता है कि एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल पर मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर मैक्सिमम लॉस जो है हमारा 5 लाख हो सकता है, यही कह रहा है। ठीक है, अब 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है कि पोर्टफोलियो का लॉस 5% चांसेस के साथ, मतलब 5% चांस ऐसा है कि आपका जो लॉस होगा ना वो 5 लाख से ज़्यादा होगा। 5% चांसेस आर देयर दैट योर लॉस विल एक्सीड 5 लाख। VAR हमें बताता है कि एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल पर लॉस होने की चांस कितनी है, और 95% CI हमें बताता है कि 5% चांस ऐसा है कि लॉस 5 लाख से ज़्यादा होगा, और 95% चांस ऐसा है कि लॉस 5 लाख से कम होगा। अब देखिए सवाल है कि इस 6 महीना में कितनी बार जो है लॉस जो है 5 लाख से ज़्यादा होगा। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 6 महीना यानी कि यहाँ पे हमें जो VAR दिया वो 1 दिन का दिया हुआ है, मतलब 1 दिन के अंदर चांस है कि 5% चांस है कि लॉस जो है 5 लाख से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको एक दिन में 5% है। ठीक है, तो 125 दिन में कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 125 नहीं होगा। यूनिटरी मेथड ही तो है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 125 डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 डेज। ठीक है,
तो मतलब इसको अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए कि 125 वर्किंग डे के लिए 6 दिन ऐसा है जब पोर्टफोलियो लॉस जो है 5 लाख से ज़्यादा हो सकता है ना। अप्रॉक्सीमेटली 6.25 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 6 दिन आएगा। मतलब 125 दिन में से 6 दिन ऐसा होगा कि आपका जो लॉस होगा पोर्टफोलियो में वो 5 लाख से ज़्यादा होगा। समझे, यही होता है हमारा वीआर का कंसेप्ट। अगला सवाल है कि बैंक लॉस सफ़र कर रही है क्योंकि हमारा सिक्योरिटी का जो मूवमेंट है वो एडवर्स है, सिक्योरिटी का जो वैल्यू है वो एडवर्स है और बैंक इस कारण से लॉस कर रही है। मैं इसको एक और एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ पिछले क्वेश्चन को। सोचिए कि आप एक एग्जाम दे रहे हैं और 95% श्योर है कि आप पास होंगे, लेकिन एक स्मॉल चांस हमेशा होता है कि फेल होने का, वही 5% ये रिस्क यह रिप्रेजेंट हो रहा है। समझे। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बैंक लॉस सफ़र कर रही है एडवर्स मार्केट मूवमेंट के कारण। ठीक है, किसका मार्केट मूवमेंट हो रहा है? तो सिक्योरिटी का मार्केट मूवमेंट हो रहा है। द सिक्योरिटी वाज हाउएवर हेल्ड बियॉन्ड द डेफिशिएंसी पीरियड, डेफिशिएंस पीरियड। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिस्क दैट बैंक हैज सफर्ड? बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ समझना है वो हमारा क्या है, एडवर्स मार्केट मूवमेंट। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि सिक्योरिटी की वैल्यू मार्केट में गिर रही है ना। जो सिक्योरिटी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। और दूसरा होता है हेल्ड बियॉन्ड द डेफिशिएंस पीरियड। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका बैंक ने सिक्योरिटी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखा जिससे लॉस हुआ। सिक्योरिटी होल्डिंग पीरियड लार्जर। तो मैंने क्या बताया कि एडवर्स मार्केट मूवमेंट का मतलब कि सिक्योरिटी वैल्यू घट रहा है, और बियॉन्ड द डेफिशिएंस पीरियड का मतलब कि सिक्योरिटी को हमने लार्जर पीरियड तक रखा। ठीक है, होल्ड भी मतलब कि बैंक ने सिक्योरिटी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखा जिससे लॉस हुआ। तो सवाल है कि विच टाइप ऑफ रिस्क द बैंक हैज़ ऑफ सफर्ड, मार्केट, ऑपरेशनल, मार्केट लिक्विडेशन और क्रेडिट। पहला कह रहा है मार्केट। मार्केट में क्या होता है कि डायरेक्ट प्राइस फ्लक्चुएशन से होने वाला रिस्क है ये, लेकिन यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम होल्ड पीरियड की वजह से हुई है ना। प्रॉब्लम किस कारण से हुई है? होल्ड, हमने होल्ड करके रखा, हमने सिक्योरिटी को होल्ड करके रखा है, राइट। ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखा है, इसी कारण से रिस्क आ रहा है ना। और मार्केट रिस्क होता क्यों है? प्राइस के फ्लक्चुएशन के कारण। इसकी ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है ऑपरेशन रिस्क। तो ऑपरेशन रिस्क का मतलब होता है कि आपका सिस्टम फेलियर आ जाए, ह्यूमन एरर आ जाए, तो ये नहीं होगा। देखिए, ऑपरेशन रिस्क में क्या होता है कि प्रोसेस, सिस्टम या ह्यूमन एरर के कारण, तो यह ऑपरेशन रिस्क हो सकता है। जैसे बैंक ने सिक्योरिटी को टाइमली लिक्विडेट नहीं किया तो ये हो सकता है। मार्केट लिक्विडेशन रिस्क नहीं होगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो एक एसेट को सेल करना भूल गए जबकि उसकी वैल्यू हाई थी, बाद में मार्केट गिरा और आपको लॉस फेस करना पड़ा, तो यही ऑपरेशनल मिस्टेक है। चलिए, तो वीआर के क्वेश्चन में याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिए कि वीआर का क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें कि कितने दिन तक लॉस एक्सीड कर सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। ये फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। और हमने आपके सेकंड क्वेश्चन में रिस्क टाइप के बारे में बताया। अब सवाल है कि एक बैंक एक सिक्योरिटी होल्ड कर रही है जिसका रेटिंग है A+ और रेटिंग जो है A में चला गया, तो कौन सा रिस्क बैंक ने फेस किया? तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है एक सिक्योरिटी की जिसका रेटिंग क्रेडिट एजेंसी A+ से A गिर गया। तो पहला कह रहा है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का रिलेशन होता है प्राइस फ्लक्चुएशन या मार्केट मूवमेंट से, यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ऑपरेशनल रिस्क ये प्रोसेस या सिस्टम के फेलियर के कारण होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम डाउनग्रेड का हो रहा है। मार्केट लिक्विडेशन रिस्क यानी सिक्योरिटी को मार्केट में बेचने से रिस्क है, तो यहाँ एसेट लिक्विडेशन का कंसेप्ट नहीं है। फिर सही जवाब इसका क्रेडिट रिस्क। देखिए, जब बॉरोवर या सिक्योरिटी का क्रेडिट वर्थिनेस गिरता है ना, तो उसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल है कि एक बॉन्ड है। अच्छा, तो ये बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, आपने एक फ्रेंड को पैसा उधार देते हैं क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है। ठीक है, आप एक फ्रेंड को पैसा उधार देते हैं क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, लेकिन बाद में उसकी कंडीशन वीक हो जाती है, तो आपका रिपेमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। यही क्रेडिट रिस्क है। अब देखिए, होता है हमारा मैक्लॉड ड्यूरेशन। मैक्लॉड ड्यूरेशन में कह रहा है कि एक बॉन्ड जिसका रिमेनिंग मैच्योरिटी 5 साल का है वो 6% यील्ड दे रहा है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है 5% है, तो मैक्लॉड ड्यूरेशन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में मॉडिफाइड ड्यूरेशन और मैक्लॉड ड्यूरेशन के बीच का जो रिलेशन है वो यूज करना है। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे मैक्लॉड ड्यूरेशन होता है ना, मैक्लॉड ड्यूरेशन वो होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय 1+ यील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि हमें मैक्लॉड ड्यूरेशन निकालना है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है 5%, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.05 इंटू 1+ यील्ड। यील्ड कितना है हमारा? यील्ड इज 0.06। तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 5.30 ईयर्स।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैक्लॉड ड्यूरेशन निकालना है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का यूज़ करके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो मैक्लॉड ड्यूरेशन एक तरीके से बॉन्ड की टाइम वेटेड मैच्योरिटी को दिखाता है, जिसमें यील्ड का इफेक्ट भी शामिल होता है। इस कैलकुलेशन से पता चलता है कि बॉन्ड की रियल मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, VAR इज़ नॉट एनफ टू एसेस मार्केट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, स्ट्रेस टेस्टिंग इज डिजायरेबल बिकॉज। ठीक है, तो देखिए सवाल है कि स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों VAR जो है इनफ नहीं है मेज़र करने के लिए, वाई VAR इज़ नॉट इनफ। तो पहला ऑप्शन क्या है, इट हेल्प इन कैलिब्रेटिंग VAR मॉड्यूल, इट है एडिशनल रिस्क मॉड्यूल, इट इज हाँ जो एबनॉर्मल जो मूवमेंट है ना मार्केट पैरामीटर का, उसको हेल्प करता है एसेस करने में। स्ट्रेस टेस्टिंग इसीलिए डिज़ायरेबल है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन छूट रहा है, यस ये क्वेश्चन छूट रहा है। कंडीशनल VAR को क्या बोलते हैं, तो कंडीशनल VAR को हम लोग एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल बोलते हैं। इनमें से कौन सा क्रेडिट रिस्क का टाइप नहीं है, डिफ़ॉल्ट रिस्क ये तो होगा। तो क्रेडिट रिस्क उन रिस्क को रिप्रेजेंट करता है जो बॉरोवर के रिपेमेंट ना करने की वजह से होता है। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क तब होता है जब बॉरोवर अपना लोन या ऑब्लिगेशन रिपे नहीं करता है। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क भी जो है जब मार्केट में बॉन्ड या लोन का यील्ड बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू करती है, यह भी क्रेडिट रिस्क के अंदर आता है। इंट्रिंसिक रिस्क जो है ये स्पेसिफिक टर्म नहीं है, और बेसिक रिस्क जो है ये भी जो है ये जो आपको पता ही होगा कि ये तब होता है जब दो रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइसेस के या रेट में गैप एक्चुअली आता है। तो ये सबसे बड़ा होगा कि बेसिक रिस्क जो है क्रेडिट रिस्क का पार्ट नहीं है, ये हमारा जो है मार्केट रिस्क का पार्ट है। तो बेसिक रिस्क जो होता है ना, मान लीजिए कि आप एक बॉन्ड खरीदते हैं जो लो रेटेड है, तो उसका डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट स्प्रेड का रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन बेसिक रिस्क से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। फिर सवाल है कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विद ओवर एक्सपोजर इन स्टील सेक्टर विल बी। तो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट टर्म है ओवर एक्सपोजर। ओवर एक्सपोजर वर्ड का मतलब समझिए। ओवर एक्सपोजर का मतलब है कि पोर्टफोलियो से ज़्यादा पार्ट एक ही सेक्टर में इन्वेस्टेड है, जो कि कंसंट्रेशन रिस्क को बढ़ाता है। अब ऑप्शन समझते हैं। मोर देन द सिस्टमेटिक रिस्क, तो देखिए यह सही है क्योंकि ओवर एक्सपोजर से आप एक सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क फेस करते हैं, जो कि सिस्टमेटिक रिस्क से अलावा एडिशनल रिस्क हो सकता है। फिर कह रहा है इक्वल टू इंट्रिंसिक रिस्क। इंट्रिंसिक रिस्क का मतलब है किसी सेक्टर या कंपनी के अंदर का इनहेरेंट रिस्क, लेकिन यहाँ पोर्टफोलियो का ये रिस्क ज़्यादा है। फिर कह रहा है लेस दैन इंट्रिंसिक रिस्क। हाँ, ओवर एक्सपोजर को रिस्क इंट्रिंसिक से कभी कम नहीं होता, यह ऑप्शन भी गलत है। तो दोस्तों मोर देन सिस्टमिक रिस्क इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओवर एक्सपोजर से आप सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क फेस करते हैं, जो कि सिस्टमेटिक रिस्क से के अलावा एडिशनल फंड होता है। अब एक सवाल है, इस टेबल में आपको बताना है कि टोटल हाउ मेनी अकाउंट रेटिंग माइग्रेशन हैव टेकन प्लेस। तो यहाँ पे देखिए लास्ट रेटिंग था ए, नंबर ऑफ अकाउंट है 100, प्रेजेंट रेटिंग ए प्लस में ए वो एक हुआ, ए में एक हुआ, तो कितने में रेटिंग माइग्रेशन हुआ है ये बताना है आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पहले ए से जो है ए प्लस में बना तो एक हो गया। फिर देखिए ए से जो है ए प्लस में आया तो एक ही आया। फिर ए से लेके ए में गया तो कोई माइग्रेशन हुआ नहीं। ए से लेके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए से ए प्लस कितना आया एक। फिर ए से ए प्लस कितना आया एक। फिर इसके बाद ए से बी प्लस कितना है 10, ए से बी कितना है 4, ए से सी कितना है 3 और डिफ़ॉल्ट कितना है 2। इफ़ यू ऐड ऑल ऑफ देम तो अल्टीमेटली आप सबको जोड़िएगा, इन सभी को ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 21।
अगला सवाल है द रिस्क दैट अराइज ड्यू टू वर्सनिंग ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी इज कॉल्ड। तो ऑप्शन कर रहा है इंट्रिंसिक रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क। तो क्रेडिट क्वालिटी का मतलब है एक बॉरोवर या बॉन्ड का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है, वही होता है क्रेडिट क्वालिटी। मतलब कोई बॉरोवर है या बॉन्ड है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अगर क्रेडिट क्वालिटी ख़राब होता है ना तो उसका इम्पैक्ट समझना जरूरी है। पहला कह रहा है इंट्रिंसिक रिस्क, यह एक सेक्टर या इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि कोई पार्टिकुलर सेक्टर या कोई पार्टिकुलर कंपनी के इनहेरेंट या नेचुरल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है जो इस सिनेरियो में फिट नहीं होता है। फिर कह रहा है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, जब क्रेडिट क्वालिटी गिरती है तो बॉन्ड या सिक्योरिटी का यील्ड ज़्यादा होता है और उसका प्राइस गिरता है। जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब क्रेडिट क्वालिटी गिरने का मतलब क्या हुआ, एक बॉरोवर या बॉन्ड का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। तो यदि क्रेडिट क्वालिटी घट रहा है तो बॉरोवर या बॉन्ड का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक है, तो क्रेडिट क्वालिटी गिरता है तो बॉन्ड या सिक्योरिटी का यील्ड ज़्यादा होता है, यील्ड बढ़ेगा, और यील्ड बढ़ेगा तो उसका प्राइस घटेगा, पता होगा आपको। तो इसे क्रेडिट स्प्रेड रिस्क कहते हैं, यह एग्जैक्टली यहाँ मैच करता है। फिर कह रहा है पोर्टफोलियो रिस्क, तो यह ओवरऑल पोर्टफोलियो के एक्सपोजर का रिस्क होता है, इसका क्रेडिट क्वालिटी से वर्सन होने से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। काउंटर पार्टी रिस्क में क्या होता है कि जब बॉरोवर या काउंटर पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करे। सोचिए एक बॉन्ड, मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ इसका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। मान लीजिए कि एक बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड है जो ए रेटेड था, अब वो क्या हो गया, BBB रेटेड हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ना क्रेडिट वर्सनिंग, क्रेडिट क्वालिटी वर्सनिंग, इसका स्ट्रेंथ घट गया तो उसका यील्ड बढ़ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, तो रिटर्न बढ़ेगा, लेकिन रिटर्न तो बढ़ेगा लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, राइट। तो वो चीज़ है, तो यही क्रेडिट, इसी को कहा जाता है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। अब सवाल है कि एक इन ऑर्डर टू एक्टिवली मैनेज अ क्रेडिट पोर्टफोलियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, यानी आपको यदि क्रेडिट पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करना है, इनमें से क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। पहला कह रहा है क्रेडिट रेटिंग मॉडल। तो देखिए क्रेडिट रेटिंग मॉडल की बात करें तो यह एक तरह का सिस्टम है जो हर बॉरोवर के रिस्क को एसेस करता है, या लोन को एडवांस या लोन और एडवांस के लिए अलग अलग ये मॉडल प्रोवाइड करता है। तो क्रेडिट रेटिंग मॉडल क्या करता है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यह एक तरह का सिस्टम है जो हर बॉरोवर के रिस्क को एसेस करता है। जितने भी बॉरोवर है ना, सभी के रिस्क को एसेस करेगा क्रेडिट रेटिंग मॉडल, और यह लोन और एडवांस के लिए अलग अलग मॉडल प्रोवाइड करता है, राइट। तो यह एक तरह का सिस्टम है जो हर बॉरोवर के रिस्क को एसेस करेगा और लोन और एडवांस के अलग अलग मॉडल प्रोवाइड करेगा। फिर आता है एक रेटिंग माइग्रेशन डेटा। तो सवाल की समझ में आया कि नहीं समझ आया। अगर हम अपना क्रेडिट पोर्टफोलियो एक्टिवली और इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं तो हमें दो टूल्स की ज़रूरत होती है। एक तो क्रेडिट रेटिंग मॉडल, यानी लोन और एडवांस के लिए अलग अलग मॉडल प्रोवाइड करता है, और रेटिंग माइग्रेशन डेटा क्या करता है कि बोरोवर के डिफ़ॉल्ट और उनकी रेटिंग का हिस्टोरिकल डेटा रखा जाता है। यह डेटा हमें बोरोवर के बिहेवियर को समझाता है। तो दोनों टूल के बिना क्रेडिट पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट इनकम्प्लीट होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर एक बैंक के पास एक बोरोवर का हिस्टोरिकल डेटा है और उससे क्रेडिट रेटिंग मॉडल है, तो बैंक बेटर डिसीजन ले सकता है, जैसे कि लोन देना या उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर रिस्क को कवर करना। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी। पहला हमने समझा क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, तो जब क्रेडिट क्वालिटी गिरती है तो बॉन्ड का प्राइस गिरता है, यील्ड बढ़ता है, इससे क्रेडिट स्प्रेड रिस्क आता है। और फिर हमने अभी सीखा कि एक्टिव क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्रेडिट रेशियो मॉडल और बोरोवर के डिफ़ॉल्ट डेटा दोनों ज़रूरी हैं ताकि क्रेडिट रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। फिर कह रहा है कि द मॉडल दैट कंबाइन द 5 फाइनेंशियल रेशियो यूजिंग रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इक्विटी वैल्यू टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ बोरोवर। तो इसको क्या कहा जाता है, यानी एक स्पेसिफिक मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है जो फाइनेंशियल हेल्थ एसेस करने के लिए फाइनेंशियल रेशियो का यूज़ करता है। अल्टीमेट जेड स्कोर, बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेट जेड स्कोर एक पॉपुलर फाइनेंशियल रेशियो को यूज़ करके एक बोरोवर के डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क को मेजर किया जाता है या बैंकरप्सी प्रेडिक्ट करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का जेड स्कोर लो है, इसका मतलब है कि उसका फाइनेंशियल हेल्थ वीक है और डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, तो जेड स्कोर डिसाइड करता है डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क। फिर कह रहा है क्रेडिट मेट्रिक। अल्टीमेट जेड स्कोर नहीं होगा। क्रेडिट मेट्रिक की बात करें तो यह पोर्टफोलियो रिस्क मेजरमेंट करने का टूल है जो स्पेसिफिक बोरोवर के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए नहीं होता है ना। फिर कह रहा है क्रेडिट रिस्क प्लस, तो यह भी क्रेडिट रिस्क को मॉडल करने का एक अप्रोच है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ डायरेक्टली मेजर नहीं करते। यहाँ पे क्या कर रहा है, मेजर ऑफ द बोरोवर फाइनेंशियल हेल्थ। फिर कह रहा है कि नन ऑफ द तो नहीं होगा, अल्टीमेट जेड स्कोर होगा। तो इसका सही जवाब है अल्टीमेट जेड स्कोर।
अगला सवाल है ट्रांजेक्शन वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आर इशूड अगेंस्ट द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम अ पूल ऑफ एसेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो एक सवाल है, इस क्वेश्चन में हमें एक फाइनेंशियल प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है जो पूल्ड एसेट के कैश फ्लो के अगेंस्ट सिक्योरिटी इशू करता है। मतलब एक तरफ हमारा पूल्ड एसेट है, क्या है, पूल्ड एसेट, और इस पूल्ड एसेट के कैश फ्लो, पूल्ड एसेट में जो कैश फ्लो है उसके अगेंस्ट क्या जनरेट कर रहा है, सिक्योरिटी इशू करता है। पहला कर रहा है सिक्योरिटाइजेशन। देखिए सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूल्ड एसेट, जैसे कि मैं पूल्ड एसेट का नाम बताया, होम लोन हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका कार लोन हो गया, ये सब पूल्ड एसेट कहलाते हैं। तो पूल्ड एसेट के कैश फ्लो को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के फॉर्म में मार्केट में बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बैंक अपने होम लोन को सिक्योरिटाइज करता है तो वो लोन के कैश फ्लो के अगेंस्ट बॉन्ड इशू कर सकता है जो इन्वेस्टर खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सही जवाब है। फिर कर रहा है CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो डिफॉल्ट होने पर रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर कर रहा है क्रेडिट लिंक नोट, CLN जिसको बोलते हैं। तो यह स्ट्रक्चर है, ये क्रेडिट लिंक लोन नोट क्या करता है, CLN क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट होती है जो क्रेडिट रिस्क को इन्वेस्टर तक ट्रांसफ़र करता है, किसी सिक्योरिटाइजेशन, लेकिन सिक्योरिटाइजेशन नहीं है ये। ठीक है, तो फिर मतलब क्रेडिट लिंक नोट क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोसेस जो क्रेडिट रिस्क को इन्वेस्टर तक ट्रांसफ़र करता है। फिर कर रहा है स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप। तो स्वैप ये स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है। स्वैप क्या होता है, स्वैप एग्रीमेंट है जो रिटर्न और क्रेडिट एक्सपोजर को एक्सचेंज करता है। सही जवाब है सिक्योरिटाइजेशन। तो हमने दो चीज़ें देखी, अल्टीमेट जेड स्कोर, बोरोवर के फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए 5 फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं। सिक्योरिटाइजेशन का ये सिक्योरिटाइजेशन एसेट के कैश फ्लो के अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू करना की प्रोसेस जो लिक्विडिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपके पास हाउसिंग लोन था, हाउस लोन का क्या किया, हाउस लोन के अगेंस्ट जो कि कैश फ्लो जनरेट कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, एसेट को बेचा और कैश फ्लो के अगेंस्ट बॉन्ड इशू कर सकता है जो इन्वेस्टर खरीदते हैं। अगला सवाल है, एज पर RBI नॉर्म्स इन द केस ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, इसको RMBS कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, आप जवाब दे सकते हैं ना। ये पूल ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई पूल ऑफ एसेट, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, राइट। तो आपने क्या किया है कि उसको आपने सिक्योरिटाइजेशन में मैंने आपको ये बताया कि किसके कैश फ्लो को, ठीक है, यदि आप होम लोन को सिक्योरिटाइज करते हैं तो वह लोन के कैश फ्लो के अगेंस्ट बॉन्ड इशू कर सकता है जो इन्वेस्टर खरीदते हैं। तो RBI नॉर्म के अनुसार RMBS जो है रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, द मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट MRR बोला जाता है। व्हाट इज द MRR फॉर द ऑरिजिनेटर ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन शुड बी डैश ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द लोन। मतलब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि RBI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने होम लोन को सिक्योरिटाइज करता है तो उसका एक मिनिमम पोर्शन अपने पास रखा होता है, जिसको मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट होते हैं, अपने पास रखना होता है। तो यह इंश्योर करता है कि ऑरिजिनेटर बैंक का भी स्टेक हो और वो क्वालिटी लोन सिक्योरिटाइज करे। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब सिंपल सी भाषा में आप ये समझिए कि बैंक ने क्या किया कि होम लोन को जो है बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, होम लोन के जो कैश फ्लो हैं उसको बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, और वो बॉन्ड जो इन्वेस्टर खरीदते हैं, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, उसको कुछ पोर्शन अपने पास रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट ऑरिजिनेटर का, यानी बैंक का। वो कितना होना चाहिए, बुक वैल्यू ऑफ द लोन बीइंग सिक्योरिटाइज रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिनल लोन अमाउंट। पहला कह रहा है 3% काफ़ी कम है, 5%, हाँ ये करेक्ट है। RBI ने मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट 5% रखी है। अगर एक बैंक 100 करोड़ का होम लोन सिक्योरिटाइज करता है तो उसे 5 करोड़ का पोर्टफोलियो अपने पास रखना होगा, जिसको बोलते हैं मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। फिर कह रहा है कि ऑपरेशनल रिस्क किस कारण से आता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस। तो दोस्तों देखिए, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है वो रिस्क जो इंटरनल प्रोसेस, पीपल या सिस्टम के एक्सटर्नल इवेंट की वजह से होते हैं। तो यह ऑपरेशनल रिस्क का एक मेजर पार्ट है। फिर कह रहा है पीपल एंड सिस्टम, तो पीपल एंड सिस्टम अगर एम्प्लॉय या सिस्टम फेल होते हैं तो यह भी ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट होता है। फिर कह रहा है एक्सटर्नल इवेंट, तो नेचुरल डिजास्टर या साइबर अटैक जैसे एक्सटर्नल इवेंट भी ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं। फिर कह रहा है डिफ़ॉल्ट, तो यह क्रेडिट रिस्क का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, ये मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क नहीं है। तो सही जवाब है ABC। ठीक है, ABC सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एंड कैपिटल स्टैंडर्ड रिकमेंड फॉर ऑपरेशनल रिस्क, कॉज बेस, इफेक्ट बेस, इवेंट बेस। तो देखिए ऑपरेशनल रिस्क को क्लासीफाई करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकमेंड करते हैं इवेंट बेस क्लासिफिकेशन। क्या, इवेंट बेस क्लासिफिकेशन, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू कर रहा है। तो ये क्या होता है कि इसका मतलब है कि रिस्क को उन इवेंट के बेसिस पर कैटेगराइज करना जो उन्हें ट्रिगर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया फ्रॉड, जैसे कि आपका हो गया सिस्टम फेलियर,
जैसे कि आपका हो गया नेचुरल डिजास्टर। तो बेसिकली काउज बेस्ड क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा कि तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ऑपरेशन रिस्क को क्लासिफाई करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये रिकमेंड करते हैं इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसका मतलब कि रिस्क को उन इवेंट के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाएगा जो उन्हें ट्रिगर करते हैं, जैसे फ्रॉड, सिस्टम फेलियर, नेचुरल डिजास्टर। फिर बी का रहा है कॉज बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कॉज बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या, ये फोकस करता है कि रिस्क के रीजन पर, बट ये ऑपरेशन रिस्क के लिए रिकमेंडेड नहीं है। फिर का रहा है इवेंट इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। इवेंट बेस्ड, तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, राइट, इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन देखे। पहला मैंने आपको बताया मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, यानी सिक्योरिटाइजेशन वाले केस में, यानी रेजिडेंशियल बैक्ड मॉर्गेज सिक्योरिटी के केस में आरबीआई के नॉर्म के हिसाब से 5% रिटेंशन जरूरी है। ऑपरेशनल रिस्क का सोर्स मैंने आपको बताया इंटरनल प्रोसेस, पीपल, सिस्टम और एक्सटर्नल इवेंट ऑपरेशनल रिस्क के सोर्स है। इवेंट बेस्ड ऑपरेशन के बारे में बताया, ऑपरेशन रिस्क को क्लासीफाई करने के लिए इवेंट बेस्ड अप्रोच रिकमेंडेड है। सवाल है कि बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड रिस्क फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड रिस्क फ्रेमवर्क का क्या बेनिफिट है। पहला कह रहा है इंटीग्रेटेड रिस्क फ्रेमवर्क का मेन एम है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। पहला कह रहा है रिलेटिंग कैपिटल एंड रिजर्व मोर इफेक्टिवली टू देयर एक्चुअल लेवल ऑफ रिस्क एक्सपोजर। यह फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह इंश्योर करता है कि कैपिटल और रिजर्व सही लेवल के रिस्क के अगेंस्ट अलाइन हो। फिर कह रहा है प्राइसिंग डिसीजन एंड प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, यह भी एक क्रिटिकल बेनिफिट है। अगर रिस्क फ्रेमवर्क अच्छा है तो प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी का इवैल्यूएशन एक्यूरेट होता है। फिर कह रहा है रिस्क प्राइसिंग डिसीजन, फ्रेमवर्क पर से पता लगता है कि कौन सा रिस्क ट्रांसफ़र करना है और कौन सा रिस्क खुद मैनेज करना है। सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और 1 नंबर ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि द रिवार्ड ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क आर। तो आप यदि आप ये तो देखिए, एक बैंक अपने कैपिटल रिजर्व को सही एक्सपोजर के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करता है और एक्यूरेटली प्राइसिंग डिसीजन लेता है। तो जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है ऑपरेशनल रिस्क का, उसका रिवार्ड क्या होता है। क्या पहला कहला है लेस रिस्क कैपिटल। ठीक है, तो मतलब सवाल यही पूछा जा रहा है कि ऑपरेशनल रिस्क को आप इफेक्टिवली मैनेज कीजिएगा तो उसका क्या एडवांटेज है। पहला कहला है रिस्क कैपिटल, लेस रिस्क कैपिटल। अगर रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज हो जाते हैं तो बैंक या ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशन के लिए ज़्यादा रिस्क कैपिटल एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सही है। कॉस्ट रिडक्शन इन ऑपरेशन, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट से वेस्टेज और एरर कम होते हैं जो कि कॉस्ट सेव करता है। कॉम्पिटिटिव एज, तो अगर रिस्क मैनेजमेंट बेटर है तो ऑपरेशनल मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं जो कि एज देता है। तो ऑल ऑफ द सही होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस दिया हुआ है 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट दे रखा है 4, इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल दे रखा है 0%। तो आपको एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क बताना है। तो देखिए ऑपरेशनल रिस्क को एस्टिमेट करने के लिए एक बेसिक फार्मूला है, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि रिस्क लेवल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इम्पैक्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट होता है एक्चुअली 1 माइनस कंट्रोल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको यदि कैलकुलेट करें हम तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस 4 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है 4 दिया हुआ है और 1 माइनस 0% कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 नहीं हो जाएगा, यानी 4 नहीं आ जाएगा, तो रिस्क लेवल 4 हो जाएगा। अगर एक बैंक के सिस्टम में कंट्रोल नहीं है और कोई हाई इम्पैक्ट फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो रिस्क लेवल मैक्सिमम 4 होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। व्हाट इज़ द बीटा फैक्टर, आप बीटा फैक्टर आपको याद रख के जाना है। जो कॉर्पोरेट फाइनेंस होते हैं स्टैंडर्डाइज अप्रोच में, उसके लिए बीटा फैक्टर क्या होता है, बीटा फैक्टर आपको सभी का याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच एक मेथड है जो ऑपरेशनल रिस्क के कैपिटल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस सेगमेंट के लिए एक स्पेसिफिक बीटा फैक्टर है। पहला ऑप्शन का है 15%। देखिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो ये जो 15% है ना, ये रिटेल बैंकिंग का बीटा फैक्टर होता है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग का बीटा फैक्टर होता है। फिर कह रहा है 18%। हाँ ये करेक्ट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का बीटा फैक्टर 18% है। 12% जो है यह भी इनकरेक्ट है। अगर एक बैंक का कॉर्पोरेट फाइनेंस रेवेन्यू मान लीजिए 100 करोड़ है कॉर्पोरेट फाइनेंस रेवेन्यू, तो उसका ऑपरेशनल रिस्क के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल होगा वो 18 करोड़ होगा। यही मतलब होता है बीटा फैक्टर का, मतलब रेवेन्यू का 18%। फिर कह रहा है कि डैश इज अ प्रोसेस वेयर द बैंक एसेस इट ऑपरेशन अगेंस्ट अ पोटेंशियल रिस्क के बाद। वो प्रोसेस का क्या नाम है जो कि इसके अंदर बैंक का असेसमेंट होता है अपने ऑपरेशन का और एक्टिविटीज़ का अगेंस्ट ऑलरेडी लिस्टेड मीनू। मतलब ऑपरेशन रिस्क को एसेस करने के लिए सबसे कॉमन अप्रोच है जिसको हम लोग बोलते हैं RCSA, यानी रिस्क कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट।
इसमें बैंक अपने इंटरनल प्रोसेस, सिस्टम और रिस्क का रिव्यू करते हैं। तो RCS बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो ऑपरेशनल रिस्क और उनकी कंट्रोल को इवैल्यूएट करता है। फिर कह रहा है की रिस्क इंडिकेटर, यह मॉनिटरिंग टूल होते हैं, असेसमेंट के लिए नहीं, यहाँ पे असेसमेंट की जा रही है। फिर कह रहा है इंटरनल कंट्रोल फैक्टर, ये भी नहीं होगा, इंटरनल कंट्रोल फैक्टर इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है लास्ट में एक्सटर्नल कंट्रोल फैक्टर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क लाइज विथ, बताइए लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने का जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होता है? तो लिक्विडिटी रिस्क का मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि बैंक के पास अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट फंड हो, यही होता है ना। तो इसका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल करेक्ट है, फाइनल अप्रूवल और ओवरसाइट का काम करता है। फिर कहा जा रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, शॉर्ट में RMC बोलते हैं, कि यह रिस्क जो है प्राइमरली, तो एक तो मैंने बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाती है। आल्को जानते हैं ऑपरेशनल लेवल पर लिक्विडिटी मैनेज करती है। आल्को का रोल पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ग्रुप, यह एक सपोर्ट बॉडी है जो आल्को के असिस्ट करती है। तो एक बैंक का जो बोर्ड होता है वो लिक्विडिटी प्रोसेस अप्रूव करता है और इंश्योर करता है कि आल्को पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। तो हमने बीटा फैक्टर के बारे में देखा जो कि 18% होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। हमने RCSA के बारे में देखा जो कि रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट है। तो एक प्रोसेस है जो कि इंटरनल रिस्क और कंट्रोल को एसेस करने के लिए यूज होता है। फिर कह रहा है द रोल ऑफ डिसाइडिंग द ट्रांसफर प्राइजिंग पॉलिसी ऑफ अ बैंक एंड मेकिंग लिक्विडिटी कॉस्ट एंड बेनिफिट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैंक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज परफॉर्म बाय, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए कि ये बेसिकली जो हमारा ट्रांसफ़र प्राइजिंग होता है, कौन बैंक की ट्रांसफ़र प्राइजिंग पॉलिसी डिसाइड करता है और लिक्विडिटी कॉस्ट को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिस्सा होता है? चीफ रिस्क ऑफिसर। तो चीफ रिस्क ऑफिसर का काम मेजरली बैंक के रिस्क को मैनेज करना होता है, ना कि ट्रांसफ़र प्राइजिंग डिसाइड करना, ये गलत है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो देखिए द बोर्ड बैंक स्ट्रेटजिकली डायरेक्टली सी करती है। तो चीफ रिस्क ऑफिसर का काम मेजरली बैंक के रिस्क को मैनेज करना होता है, ना कि ट्रांसफ़र प्राइजिंग डिसाइड करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये स्ट्रेटजिक डिसीजन सेट करते हैं, लेकिन डे टू डे डिसीजन जैसे ट्रांसफ़र प्राइजिंग उनका प्राइमरी रोल नहीं है। ये तो डे टू डे वाला पार्ट है ना। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी आल्को, यह कमेटी बैंक के एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करती है, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी मैनेजमेंट। यही सही जवाब है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यह ग्रुप आल्को को सपोर्ट करता है डिसीजन के लिए। जैसे आल्को बैंक के डिपॉजिट और लोन, आल्को क्या करता है? बैंक के डिपॉजिट और लोन के बैलेंस इंश्योर करता है। वैसे ही ट्रांसफ़र प्राइजिंग में भी आल्को का ही रोल होता है। फिर कह रहा है टेम्प्रोरी एसेट के अंदर क्या नहीं आता है? तो देखिए टेम्प्रोरी एसेट में क्या इंक्लूड होता है ये चीज़ समझ लेते हैं। तो क्या नहीं आएगा वही समझ में आएगा। तो टेम्प्रोरी एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता है? पहला कह रहा है कैश। तो देखिए कैश एक लिक्विड एसेट है जो और शॉर्ट टर्म में यूज होता है, इसलिए टेम्प्रोरी एसेट में ये तो यूज होगा। फिर कह रहा है बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अप टू 1 ईयर, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो यह भी टेम्प्रोरी एसेट है। फिर कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट अप टू 1 ईयर, तो या ये 1 साल की इन्वेस्टमेंट भी टेम्प्रोरी एसेट है। फिर कह रहा है इंटेंजिबल एसेट, ये नहीं होगा क्योंकि यह सही आंसर है। इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं। तो गुडविल एक लॉन्ग टर्म है लेकिन कैश की तरह जल्दी कन्वर्ट, क्या है ना, गुडविल जो है हमारा इंटेंजिबल एसेट है जो कि कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। बहुत सारा सवाल है। फिर अगला सवाल देखते हैं अगले स्लाइड में। इन द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑफ बैंक विच रिस्क इज कॉल्ड फैटल रिस्क। फैटल रिस्क किसको कहा जाता है? तो बैंकिंग रिस्क फ्रेमवर्क में फैटल रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, यह इंपॉर्टेंट है पर फैटल रिस्क नहीं होता है। लिक्विडिटी रिस्क सही आंसर है। अगर बैंक में लिक्विडिटी खत्म हो जाए तो ऑपरेशन रुक सकता है, जैसे फैटल हो सकता है। तो अगर एक बैंक के पास कैश नहीं होगा तो वो अपने कस्टमर को पे नहीं कर पाएगा और बैंक फॉल हो सकता है, बैंक फेल हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, बैंकरप्सी वाला सीजन आ सकता है। फिर कह रहा है कि आर बैंक रिक्वायर्ड टू स्ट्राइव टू अचीव अ हायर रेशियो दैन द मिनिमम प्रिस्क्राइब एज एन एफर्ट टुवर्ड बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, बताइए। तो दोस्तों ये हमने आपको आल्को के बारे में बताया, लिक्विडिटी रिस्क के बारे में 2 पॉइंट समझाया अभी। तो सवाल है कि क्या बैंक को मिनिमम से हायर लिक्विडिटी रेशियो अचीव करना जरूरी है? यस इट इज़ मैंडेटरी, नो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ओनली डायरेक्टेड बाय द बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखिए जैसे एग्जाम में पासिंग मार्क्स, मान लीजिए मैं एग्जांपल जैसे पहला ऑप्शन कर रहा है यस इट इज़ मैंडेटरी, तो बताइए क्या लगता है? तो देखिए इसका सही जवाब है मैंडेटरी नहीं होता है, बैंक को सिर्फ प्रेस्क्राइब मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल फंड फॉलो करने होता है। फिर कह रहा है नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो यह भी गलत है क्योंकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यह सही है क्योंकि मिनिमम रेशियो
यह यदि नॉट रिक्वायर कर रहा है तो यह सही है, मिनिमम रेशियो मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन उससे अपने उसके ऊपर जाना बैंक की मर्जी है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन सी कह रहा है ओनली डायरेक्टेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये सबसे परफेक्ट आंसर है। स्पेसिफिक केस में हो सकता है लेकिन जनरल रूल नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है ओनली फॉर इंटरनेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। व्हाट डज द LCR रिप्रेजेंट? LCR क्या बताता है? जैसे मान लीजिए एग्जाम में पासिंग मार्क है 40, मैंने 40 उससे ऊपर स्कोर करना जरूरी नहीं लेकिन अच्छा है, वैसे ही बैंक के लिए हायर रेशियो ऑप्शन अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद कह रहा है LCR क्या रिप्रेजेंट करता है? LCR ऑप्शन नहीं कर रहा है रेशियो ऑफ HQLA टू द टोटल डिपॉजिट। यह डेफिनेशन LCR की नहीं है। फिर कह रहा है रेशियो ऑफ नेट कैश आउटफ्लो टू द स्टॉक ऑफ HQLA। देखिए सिंपल सी बात है, जो LCR होता है ना उसमें लिक्विड एसेट जो होता है ना, लिक्विड एसेट वो डिनोमिनेटर में रहता है, और जो हमारा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, वो डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। नेट कैश आउटफ्लो टू द स्टॉक ऑफ HQLA, स्टॉक ऑफ HQLA टू द नेट कैश आउटफ्लो ओवर नेक्स्ट 30 ईयर। यस, कैश आउटफ्लो हो रहा है ना, तो एक तरह की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है जो हमें मिलने वाली है। फिर उसके बाद कह रहा है ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपको 1 महीने का खर्चा कवर करना है, उसके लिए पैसा सेव करना पड़ता है, वैसे ही LCR से अपने 30 दिन का आउटफ्लो मैनेज करते हैं। तो वही चीज़ है। फिर है कि हाउ मेनी मॉनिटरिंग टूल और मैट्रिक्स डज द बेसल 3 फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ बेटर बैंक लिक्विडिटी पोजीशन इन एडिशन टू द लिक्विडिटी स्टैंडर्ड। तो LCR का मतलब बैंक के पास 30 दिन के लिए सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ बताया जा रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1 2 3, तो नहीं, बेसल 3 स्पेसिफिक मॉनिटरिंग टूल प्रिस्क्राइब नहीं करता, ये कह रहा है ना। फिर कह रहा है 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। देखिए मॉनिटरिंग टूल बैंक खुद डिसाइड करती हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो हमने अभी जो क्वेश्चन देखा उससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बैंक को हायर लिक्विडिटी रेशियो अचीव करना जरूरी है। LCR 30 डेज़ का HQLA टू आउटफ्लो रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और फिर हमने देखा अभी कि बेसल 3 फ्रेमवर्क स्पेसिफिक मॉनिटरिंग टूल प्रिस्क्राइब नहीं करता। अब सवाल है कि डज LCR नीड टू बी मॉनिटर्ड ओनली इन होम करेंसी? क्या लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को केवल मॉनिटर करें हम लोग होम करेंसी में? ऑप्शन नहीं कर रहा है यस इट इज रजिस्टर्ड टू होम करेंसी, नहीं, ऐसा गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है नो इट शुड कवर ऑल मेजर करेंसीज, ये सही जवाब। बैंक को LCR को उन सारी करेंसी में मॉनिटर करना पड़ता है जिसमें उनका सिग्निफिकेंट बिजनेस है। ऑप्शन सी कह रहा है ओनली फॉर करेंसी एक्सीडिंग अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे मेजर करेंसी को ओवरऑल देखना पड़ता है। और ऑप्शन डी का रहा है डिपेंड्स ऑन द बैंक लोकेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर एक बैंक का मेजर बिजनेस USD और यूरो में है तो LCR इन करेंसी में भी मॉनिटर होता है। फिर कह रहा है व्हाट डज रिटेल डिपॉजिट इंक्लूड? ऑल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि बल्क डिपॉजिट रिटेल नहीं होता है। तो रिटेल डिपॉजिट में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट हुआ, फिक्स डिपॉजिट हुआ, ये रिटेल डिपॉजिट है। तो आप क्या कर सकते हैं कि लेकिन ये रिटेल डिपॉजिट तो है लेकिन कंपनी के बड़े डिपॉजिट बल्क डिपॉजिट में कहलाते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं आपको। ये टोटल स्टॉक ऑफ HQLA ऑफ बैंक दिया हुआ है 60,000। इन दिस हाउ मच मैक्सिमम द बैंक कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ लेवल 2B एसेट। तो लेवल 2A होता है, लेवल 2B होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए 60,000 करोड़ का टोटल HQLA में बैंक कितना मिनिमम लेवल 2B एसेट रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं कर रहा है 6,000 करोड़, तो ये 10% होता है जो लिमिट से कम है ना। 60,000 का 6,000 होगा। फिर 12,000 करोड़ 20% से 20% कैलकुलेशन सही नहीं है। फिर कह रहा है 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ सही आंसर है। लेवल 2B एसेट की लिमिट होती है, लिमिट टोटल HQLA का 15% होता है ना। टोटल HQLA का 15% होता है लेवल 2B एसेट, और 15% यदि आप निकालेंगे 60,000 का तो आपको मिलेगा 9,000, राइट। तो मैक्सिमम लिमिट जो है HQLA का 15% होता है। तो याद रखिएगा LCR को सारे मेजर करेंसी में मॉनिटर करना होता है।
फिर रिटेल डिपॉजिट से मैच्योरिटी पीरियड के डिमांड और टर्म लोन के डिमांड होते हैं। और फिर है लेवल टू बी एसेट का लिमिट HQLA का 15% है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। PDF की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी हम कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।